एमकॉम फाइनल EAFM का ऑप्शनल पेपर है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। इसकी यूनिट 3 पढ़ रहे हैं हम। यूनिट 3 के कुछ टॉपिक हमने डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन एग्रीकल्चर एंड WTO, भारतीय कृषि और विश्व व्यापार संगठन। भारतीय कृषि और विश्व व्यापार संगठन से पहले हम ये देखेंगे कि विश्व व्यापार संगठन क्या है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कैसे हुई। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के संबंध में ये कहा जा सकता है कि गैट का 8वां अधिवेशन जो हुआ था, जिसको कि हम उरुग्वे राउंड कहते हैं, उसके बाद लगातार 6-7 वर्षों के विचार विमर्श के बाद गैट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का निर्णय लिया गया था। 1 अप्रैल 1994 में गैट के सदस्य देशों के द्वारा उरुग्वे दौर के अंतिम मसौदे पर हस्ताक्षर करके WTO की स्थापना का मार्ग खोला गया। तो 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन ने अपना कार्य जो है वो विधिवत तौर पे शुरू कर दिया था। विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। जो WTO, जिसको कि विश्व व्यापार संगठन का शॉर्ट फॉर्म है WTO, तो WTO समझौते का 30 दिसंबर 1994 को अनुमोदन करके भारत इसका संस्थापक सदस्य बन गया था। गैट सचिवालय ने अनुमान लगाया कि सर्वाधिक वृद्धि 60% वस्त्र व्यापार में होगी। इसके अलावा कृषि, वानिकी और मत्स्य उत्पादों में 20% और संसाधित खाद्य और पेय पदार्थों के व्यापार में 19% वृद्धि होगी। वस्तु व्यापार गैट का उत्तराधिकारी है, ये हम कह सकते हैं। तो WTO एक स्थायी विश्व व्यापार संस्था है जिसकी अपनी कानूनी स्थिति है। ये एक बहुपक्षीय संधि है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों का निर्धारण करती है। 2001 में चीन और ताइवान भी इसमें शामिल हो गए और उसके साथ ही इनकी सदस्य संख्यों की संख्या जो है WTO की वो 144 हो गई। 10 फरवरी 2013 को WTO के सदस्यों की संख्या जो थी वो 159 थी। और वर्तमान में WTO के सदस्यों की संख्या जो है वो 164 है। विश्व व्यापार संगठन के कार्य। विश्व व्यापार संगठन के कार्य जो हैं उनमें सबसे पहला कार्य है प्रशुल्क। प्रशुल्क और व्यापार से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श करके सदस्य देशों को एक उपयुक्त मंच प्रदान करने का इसका कार्य है। दूसरा कार्य है इसका विश्व संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। जो भी विश्व में संसाधन उपलब्ध होते हैं उनका ऑप्टिमम यूज़ कैसे किया जा सकता है उसके बारे में बताना। तीसरा है व्यापार नीति की समीक्षा और प्रक्रिया से संबंधित नियमों और प्रावधानों को लागू करना। जो भी रूल्स और प्रोविजंस बने हुए हैं व्यापार नीति से संबंधित, उनको किस प्रकार से लागू किया जा सकता है। चौथा है विश्व स्तर पर आर्थिक नीतियों का निर्माण करना और आर्थिक नीतियों का निर्माण करके उनमें अधिक सामंजस्य लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग करना। पांचवा इसका कार्य है विश्व व्यापार समझौता और जो भी बहुपक्षीय समझौते होते हैं उनके क्रियान्वयन, प्रशासन और परिचालन के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। और लास्ट कार्य है इसका
सदस्य देश जो भी हैं इसके, उनके मध्य उत्पन्न जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं उनको निपटाना, या वो निपटाने के लिए हम क्या नियम और प्रक्रियाएं लागू करते हैं, वो कार्य भी इसी का है। नेक्स्ट है हमारी हेडिंग, विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन के कई उद्देश्य हैं। पहला है विश्व व्यापार की नवीन प्रणाली को लागू करना। WTO का सबसे पहला और महत्वपूर्ण उद्देश्य है ये। दूसरा है आपके सदस्य देशों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना, यानी सदस्य देश जो भी हैं इसके 164 सदस्य देश हैं, तो उन जो सदस्य देश हैं आपके 164, उनकी वास्तविक आय और प्रभावी मांग में निरंतर वृद्धि से लोगों के जीवन स्तर में सुधार कैसे लाया जा सकता है। तीसरा उद्देश्य है इसका प्रशुल्क और व्यापार संबंधी बाधाओं और विदेशी व्यापार संबंधों में पक्षपातकारी व्यवहार को समाप्त करना, यानी प्रशुल्क से संबंधित या व्यापार से संबंधित जो भी बाधाएं आती हैं, विदेशी व्यापार संबंधों में जो भी पक्षपातकारी रवैया अपनाया जाता है, उसको कैसे समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका इसका है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और व्यवहार में वृद्धि करना। नेक्स्ट पांचवा रोजगार के स्तर में वृद्धि करना। तो उत्पादन स्तर और उत्पादकता में वृद्धि करेंगे हम तो रोजगार स्तर स्वतः ही बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्येक देश लाभान्वित हो, इस प्रकार से ही विश्व व्यापार में वृद्धि करना, यानी विश्व व्यापार में इस प्रकार से वृद्धि करना जिससे कि प्रत्येक देश जो है, सदस्य देश जो है वो लाभान्वित हो सके। नेक्स्ट है विश्व संसाधनों का अधिकतम मात्रा में विस्तार और उपभोग करना। नेक्स्ट बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का विकास करना। इसके बाद आता है इसका उद्देश्य व्यापारिक भागीदारों में प्रतियोगिता को बढ़ाना जिससे उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया जा सके। और लास्ट है व्यापारिक और पर्यावरण संबंधी नीतियों को लगातार विकास से जोड़ना। तो इस प्रकार से इसके कई उद्देश्य हैं। इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आपके WTO जो है वो निरंतर प्रयास करता रहता है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन संधि, WTO एग्रीमेंट। गैट संबंधी जो भी आपके 8वां उरुग्वे राउंड का विस्तार जो है वो किया गया था, और उरुग्वे दौर की बहुपक्षीय मंत्रणाओं के कारण WTO की संधि हुई थी। तो इस संधि में जिन समझौतों को शामिल किया गया वो समझौते हैं आपके, पहला है वस्तुओं के व्यापार के बहुपक्षीय समझौते, वस्तुओं के व्यापार के बहुपक्षीय समझौते हैं। दूसरा समझौता है आपका सेवाओं के व्यापार का सामान्य समझौता, और तीसरा है व्यापार से संबद्ध बौद्धिक संपदा अधिकार जिसको कि हम ट्रिप्स समझौता भी कहते हैं। चौथा है विवाद निपटारा प्रणाली, और पांचवा है व्यापार नीति समीक्षा तंत्र। तो पहला जो हमारा है वस्तुओं के व्यापार के बहुपक्षीय समझौते, इसमें किन किन संधियों को शामिल किया गया है। जैसे पहली है गैट 1994। तो गैट 1994 समझौते में कई नियमों को शामिल किया गया जिसमें आपके भुगतान संतुलन के प्रावधानों पर संधि भी की गई। यह संधि कस्टम संघों और मुक्त व्यापार क्षेत्रों का समझौता मापदंड और कार्यविधियां निश्चित करती है। दूसरा था आपके कृषि समझौता। WTO में ही कृषि क्षेत्र के बारे में की गई वार्ताएं सबसे ज़्यादा चर्चित और विवादास्पद रही हैं। WTO के अंतिम अधिनियम में कृषि के संबंध में 3 क्षेत्रों के लिए नियम बनाए गए। पहला क्षेत्र है घरेलू समर्थन, दूसरा है बाजार पहुंच और तीसरा है निर्यात प्रतियोगिता। जो घरेलू समर्थन है उसमें कृषि उत्पादन में सहायता देने के लिए हर देश घरेलू समर्थन की व्यवस्था करेगा। WTO के प्रावधानों के अनुसार सभी सदस्य देशों को घरेलू समर्थन कीमत में कमी करनी होगी, ऐसा सोचा गया। इसी के साथ ये कहा गया है कि इसे समर्थन के लिए समग्र उपाय की तरह अपनाया जाएगा। यदि यह उत्पादन के कुल मूल्य के 5% से अधिक है तो उसमें कटौती करनी होगी। इसके अलावा गैर सीमा शुल्कों को भी आयात निर्यात करों द्वारा प्रतिस्थापित करना होगा। दूसरा है आपके बाजार पहुंच। तो व्यापार नीति समीक्षा तंत्र के लिए विश्व व्यापार संगठन के द्वारा नियम बनाए गए। इन नियमों का प्रशासन WTO द्वारा किया गया। व्यापार बाधाओं में कमी लाकर और भेदभाव को समाप्त करके बाजार पहुंच में सुधार किया जाता है।
तीसरा है निर्यात प्रतियोगिता। विश्व व्यापार संगठन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रतियोगिता को बढ़ाना भी है। इसके द्वारा प्रशासित नियम और कार्यविधि से निर्यात बाजार में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन मिलता है। इसके बाद में है आपके जो तीसरा समझौता किया गया, जो इसमें तीसरा संधि शामिल की गई, वो है कपड़ा और वस्त्रों से संबंधित समझौता। कपड़ा और वस्त्रों से संबंधित समझौते में आपके जो ये कहा गया कि बहुतंत्र समझौते की जो रुकावटें थी उनको 31 दिसंबर 1994 को स्वीकृत कर लिया गया और गेट के नए समझौते में इसको शामिल कर लिया गया। नए समझौते के अनुसार जो आपके बहुतंतु समझौते को विभिन्न चरणों में वर्ष 2003 तक समाप्त करने और इसे गेट की परिधि में लाने का प्रावधान रखा गया। बहुतंतु समझौता विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों को कपड़े और वस्त्रों के निर्यात को प्रोत्साहित करने वाली एक संधि है। चौथी संधि थी इसमें व्यापार में तकनीकी बाधाओं संबंधी समझौता। तो WTO की ये संधि ये तय करती थी कि तकनीकी बाधाएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुकावट उत्पन्न नहीं करें। जैसे तकनीकी बाधाएं क्या हो सकती हैं? तकनीकी परामर्श, मानक परीक्षण, प्रमाणन प्रणाली, ये सब तकनीकी बाधाएं हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी भी प्रकार की रुकावट उत्पन्न नहीं करें। इसके बाद की संधि थी आपके व्यापार संबंधी विनियोग उपायों की संधि, जिसको हम ट्रिम्स भी कहते हैं। WTO यानी एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रिम्स TRIMS प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक सदस्य देश को विदेशी विनियोग पर सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर देना चाहिए। हर देश विदेशी निवेशकों को वे सब सुविधाएं प्रदान करे जो वह घरेलू विनियोक्ताओं को दे रहा है। इसके अलावा विदेशी विनियोक्ताओं पर निर्यात संवर्धन, स्थानीय कच्चे माल का उपयोग या इस प्रकार की कोई अन्य शर्त नहीं लगाई जाए। तो सेकंड समझौता था हमारे पास में सेवाओं में व्यापार का सामान्य समझौता, जिसको हम गेट्स कहते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। ये WTO के अंतर्गत दूसरा महत्वपूर्ण समझौता रहा है। इसके अंतर्गत सेवाओं के विदेशी व्यापार पर प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए समझौता किया गया। गेट्स में केवल उन्हीं सेवाओं को शामिल किया गया जिनके लिए उच्च किस्म की तकनीक आवश्यकता होती है, जैसे बैंकिंग, बीमा, जहाजरानी, परिवहन, दूरसंचार, ये सब जो हैं ये हैं उच्च किस्म की तकनीकी आवश्यकताएं। गेट्स में ये भी प्रावधान रखा गया कि सेवाओं के व्यापार पर सभी प्रतिबंध समाप्त किए जाएं और विदेशी कंपनियों को ये सेवाएं प्रदान करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। इस समझौते के सर्वाधिक लाभ विकसित देशों को होगा क्योंकि सेवाओं के व्यापार में वे अधिक सक्षम हैं। सेवाओं के व्यापार के सामान्य समझौते में वित्तीय सेवाओं सहित समस्त सेवाओं को शामिल किया गया। वो समस्त सेवाएं क्या क्या हैं? वे नियम एवं कायदे जो WTO सदस्यों पर लागू होते हैं और विशिष्ट वचनबद्धता वाली अनुसूचियां। ये जो अनुसूचियां हैं प्रशुल्क अनुसूचियों के अनुरूप होती हैं, जो व्यापारिक वस्तुओं के संबंध में प्रत्येक WTO सदस्य की बाजार संबंधी पहुंच की वचनबद्धता को शामिल करती हैं। सेवा अनुसूचियों को प्रत्येक सदस्य देश द्वारा लागू करके कानूनी रूप से इसे बाध्यकारी बना देना चाहिए। ये अनुसूचियां व्यक्तिगत सेवा क्षेत्रों और सेवा गतिविधियों संबंधी वचनबद्धता को शामिल करती हैं। इन अनुसूचियों में बाजार संबंधी पहुंच की शर्तों को परिभाषित किया गया है। भारत की वित्तीय सेवाओं के संबंध में वचनबद्धता अनुसूची गेट और वित्तीय सेवाओं के परिशिष्ट के अनुरूप तैयार की गई है। भारत की सभी वचनबद्धता प्रवेश संबंधी आवश्यकताओं, घरेलू कानूनों, नियमों और विनियमों के अधीन है। भारत के द्वारा गेट समझौते को स्वीकार करने का एक उद्देश्य ये भी रहा है कि इससे सेवा क्षेत्रों में विदेशी सेवाएं प्रदान करने वालों को प्रवेश की अनुमति दी जाए। इससे देश में विदेशी पूंजी आएगी, तकनीकी विकास होगा और रोजगार में भी वृद्धि होगी। इसके बदले में भारत के प्रशिक्षित और कुशल विशेषज्ञों को अपने प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के बाजार में रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। तीसरा रहा है व्यापार से संबद्ध बौद्धिक संपदा अधिकार, जिसको हम ट्रिप्स समझौता भी कहते हैं।
यानी एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रिप्स संधि में 7 प्रकार की संपत्ति कॉपीराइट और तत्संबंधी अधिकार, ट्रेडमार्क, पेटेंट, भौगोलिक संकेत, औद्योगिक डिजाइन, संगठित सर्किट और व्यापारिक रहस्य को शामिल किया गया है। ये जो संधि है ये बौद्धिक संपदा अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से बनाई गई है। इससे सदस्य देशों की सरकारों के बीच विचार विमर्श को प्रोत्साहन मिलेगा और इसके अंतर्गत पेटेंट और मानकों की व्यवस्था की गई है, जिससे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट को पर्याप्त महत्व दिया जा सकेगा। जिन देशों में पेटेंट की व्यवस्था नहीं है उन्हें 10 वर्ष की अवधि में इसकी व्यवस्था करने को कहा गया है। ट्रिप्स संधि के अंतर्गत पादप प्रजनन के संरक्षण हेतु स्वेई जेनेरिस की व्यवस्था भी की गई है। ट्रिप्स संधि के कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए ट्रिप्स काउंसिल की स्थापना का प्रावधान भी रखा गया है। 4th है आपके विवाद निपटारा प्रणाली। WTO के सदस्यों के मध्य उत्पन्न विवादों के निपटारे के लिए समझौते में नियमों और प्रणाली की व्यवस्था भी की गई है। WTO के अंतर्गत एक विवाद निपटारा संस्था की भी स्थापना की गई है। जो विवाद निपटारा प्रणाली है उसमें विकासशील देशों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रयास किया गया है। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कार्यालय तक स्वतः पहुंच की व्यवस्था की गई है, जिससे विवादों का कम समय में संतोषजनक हल निकल सके। लास्ट पॉइंट है आपके व्यापार नीति समीक्षा तंत्र। WTO समझौते में सदस्य देशों की व्यापार नीति की समीक्षा के लिए आवश्यक तंत्र की व्यवस्था की गई है। इसमें सदस्य देशों को उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति को लागू करने के लिए सहयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपके प्रशासनिक संरचना। प्रशासनिक संरचना यानी कि इसमें प्रशासन की किस प्रकार की रचना बनाई गई है। उसमें है आपके 5 प्रकार के निकाय इसमें शामिल किए गए हैं। पहला है आपके महानिदेशक। महानिदेशक में सर्वोच्च प्रशासनिक पद होता है ये। दूसरा है मंत्री स्तरीय सम्मेलन। इसमें सदस्य राष्ट्रों के मंत्रियों को शिखर इकाई के रूप में लिया जाता है। सामान्य परिषद तीसरा आपके सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व। चौथा है आपके विशिष्ट परिषद निकाय। 3 विषयों पर परिषद होती है इसमें। वस्तुओं के व्यापार के लिए परिषद, सेवाओं के व्यापार के लिए परिषद और बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए परिषद। और 5वां है विशेष समितियां, जिसमें ये जो निकाय है इसमें व्यापार और विकास, भुगतान संतुलन और बजट संबंधी समिति शामिल है। नेक्स्ट आपके है विश्व व्यापार संगठन और भारतीय कृषि। गैट का जो उरुग्वे दौर 1990 में पूरा होना था, लेकिन कृषि और अन्य मुद्दे कौन से, जैसे पूंजी निवेश, सेवा, बौद्धिक संपदा, ये जो मुद्दे थे इनको शामिल करने के कारण यूरोपीय देशों में बाहरी विरोध के कारण 1994 के बाद सहमति हो पाई इस बारे में। गेट के मुख्य प्रावधानों में पहली बार बौद्धिक संपदा अधिकार, ट्रिप्स, विदेशी पूंजी निवेश और कपड़ा और परिधान और कृषि को शामिल किया गया। भारत में पहली बार 15 अप्रैल 1994 को बिना देश की जनता, किसानों और संसद को विश्वास में लिए भारत ने गैट संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और इस संधि में पहली बार कृषि व्यापार को बहुपक्षीय समझौतों में शामिल किया गया। कृषि व्यापार को भौतिक नियंत्रणों से मुक्त करना संधि का एक मुख्य उद्देश्य रहा। इस संधि में कृषि व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंधों को प्रतिबद्ध प्रशुल्क दरों द्वारा विस्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। कृषि को और अधिक बाजारोन्मुख बनाने का उद्देश्य इसमें रखा गया। विश्व व्यापार संगठन में कृषि समझौते में अतीत की उन प्रथाओं को हटाने का प्रावधान है जो उत्पादन और व्यापार को विकृत करते हैं। समझौते के पक्ष में तर्क दिया जा रहा है कि घरेलू कृषि क्षेत्र में समर्थन, सहायता में कटौतियां, कृषि व्यापार के अवरोधों और कृषि निर्यात पर दी जा रही सब्सिडियों से पूरे विश्व में कृषि व्यापार पारदर्शी और उत्तरोत्तर बढ़ेगा। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा करेगा
और विश्व व्यापार संगठन के दायरे में कृषि और उससे संबंधित जो विषय लाए गए हैं और वार्ता में जो नए नियम, नई प्रतिबद्धताएं निर्धारित की गई हैं और जिनका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम इन शीर्षकों के आधार पर समझ सकते हैं। पहला है आपके आयात प्रावधान। ये गैप समझौते का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसकी आवश्यकता न होने पर भी न्यूनतम खाद्यान्न आयात किया जाए। एक देश प्रथम वर्ष में अपनी घरेलू आवश्यकताओं का 2% और 10 वर्ष के अंत में यह मात्रा बढ़ाकर 3.73% करनी होगी। इस प्रावधान का उद्देश्य घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने का है। इससे आत्मनिर्भरता के स्रोत को ठेस पहुंचेगी, साथ ही गरीब देशों के पास दुर्लभ विदेशी मुद्रा का संकट भी आएगा। दूसरा है कृषि अनुदान। हाँ, इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये व्यवस्था उन देशों पर लागू नहीं होगी जो भुगतान संतुलन की समस्या से जुड़े हुए हैं। इस कारण ये कहा जा रहा है कि फिलहाल भारत पर संकट नहीं है और ये प्रावधान बाध्यकारी भी नहीं है, परंतु यह बाध्यकारिता कभी भी लागू हो सकती है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? भारत की कृषि के लिए अहितकारी कदम तब होगा। आज भी खाद्य तेलों के मामले में भारतीय किसान नुकसान में है और खाद्य तेलों पर सीमा कर लगाने पर किसानों को राहत महसूस हुई है।